students. मॉर्निंग सर। मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन का जवाब चाहता हूँ। तो कौन बताएगा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? वेरी गुड। एनर्जी को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी जो होती है आपको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हो, उसको रूपांतरित कर सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो। जैसा कि हमने पढ़ा, जनरेटर क्या कार्य करता है। जनरेटर जो होता है आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को जो है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर अपने को चाहिए होती है जनरेटर से, तो उसके लिए अपने को उसको क्या हुआ, प्राइम मूवर देना पड़ता है। जब प्राइम मूवर अपन उसको देते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पैदा करता है। इसके लिए वो उसमें एक नियम लगता है, माइकल फैराडे का नियम उसमें लगता है। माइकल फैराडे ने एक नियम दिया था, अगर किसी धारावाही चालक को किस चुंबकीय क्षेत्र में अगर गतिमान कराया जाता है तो क्या होगा, वह एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। वह एक ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो उसकी वजह से उसमें क्या होती है, करंट चलता है। और इसी तरीके से जब हमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वापस अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो हमें किस मशीन की आवश्यकता होगी? मोटर की। तो आज हमारा टॉपिक जो है मोटर है। मोटर जो होती है दो प्रकार की होती है। अगर मोटर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी प्रकार की यानी अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्ती प्रकार की अगर करंट लेती है तो वो आपकी जो है एसी मोटर होगी। और इसी प्रकार से अगर डीसी या डायरेक्ट करंट लेती है तो आपकी कौन सी मोटर होगी? डीसी मोटर होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें बताया है कि मोटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, चेंज करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल को किसमें करती है, मैकेनिकल में चेंज करती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। और इसी तरह से अगर ये डीसी लेती है तो डीसी मोटर होती है, और एसी लेती है तो एसी मोटर होती है। बात करते हैं डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। डीसी मोटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डीसी मोटर जो होता है आपका चुंबकीय खिंचाव सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी क्योंकि जब अपन इसके फील्ड पोल को और जो आर्मेचर होता है उसको डीसी सप्लाई देते हैं, दोनों सप्लाई जब उसको दी जाती है तो जिस प्रकार से इसके अंदर फील्ड पोल के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, उसी प्रकार से इसके जो है आर्मेचर होगा उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक ही जगह पर होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्रत्याकर्षण होगा। और प्रत्याकर्षण के फलस्वरूप जो आपका आर्मेचर है घुमाव बल जो है महसूस करेगा, ये अर्थात घूमने का प्रयास करेगा। यानी आपका जो आर्मेचर है एक दिशा में घूमना प्रारंभ कर देगा। इसी तरीके से मोटर के घुमाव की दिशा ज्ञात करने के लिए हमें जो है एक नियम लगता है जो माइकल फैराडे ने दिया था, वो होता है आपका फ्लेमिंग का बायास नियम। फ्लेमिंग का बायास नियम वो ये कहता है कि जब हमारे लेफ्ट हैंड को इस प्रकार फैलाया जाए कि जिसमें अपना अंगूठा और प्रथम दो उंगलियां आपस में समकोण पर रहे, तो आपका जो अंगूठा होगा वो मोशन यानी चालक की घुमाव दिशा को दर्शाएगा, और जो पहली उंगली होगी वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स दर्शाएगी। और इसी तरीके से जो अपनी सेकंड उंगली होगी वो आपका इलेक्ट्रिकल करंट की डायरेक्शन को दिखाएगी। इसको अपन कह सकते हैं MFC यानी मोशन, फ्लक्स और करंट। इस तरीके से अपन इसको जो है याद कर सकते हैं। तो ये है डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। डीसी मोटर जो है किस तरीके से काम करेगी। इसके अंदर क्या होगा, जब अपन डीसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, इसके अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, दोनों के अंदर दिख रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र को आपका जो है गतिमान चालक काट रहा है। ठीक है, गतिमान जब चालक इसको काटेगा तो क्या होगा, इसमें एक बेग ईएमएफ भी जनरेट होगा। बेग ईएमएफ जो जनरेट होगा वो किसका विरोध करेगा, आपके मेन जो सप्लाई होगा उसका विरोध करेगा। जो मेन सप्लाई जो होगी, जो मेन वोल्टेज डीसी वोल्टेज जो आप इस मोटर को दे रहे हो उसका विरोध करता है। और फ्लेमिंग के दायस रूल्स के द्वारा उसको जो है ज्ञात किया जा सकता है, ईएमएफ को ज्ञात किया जा सकता है। बात करते हैं
डीसी मोटर जो होती है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स होता है, किस तरीके से काम करता है। तो डीसी मोटर के अंदर जो है पार्ट्स होता है, सबसे पहले इसकी बॉडी। बॉडी का कार्य क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं उनको क्या करता है, बाहरी वातावरण से सुरक्षित रखता है, और साथ ही क्या करता है, इसको जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको फैलने के लिए एक पथ प्रदान करता है। यानी जो आपकी बॉडी होगी वो किसकी बनी होगी, कास्ट स्टील की बनी होगी। उसका कार्य क्या होगा, एक तो आपके जो है बाहरी वातावरण से उसकी सुरक्षा करेगा इक्विपमेंट की, और साथ ही क्या करेगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र को फैलने के लिए उचित स्थान देगा, जिसकी वजह से मोटर आसानी से घूम सके। फील्ड पोल। फील्ड पोल क्या होता है, पहले जो अपनी जो मोटर होती थी उसके अंदर अपन स्थायी चुंबक को काम में लेते थे, और स्थायी चुंबक के अंदर ही किसी भी चालक को गतिमान कराया जाता था, जिससे कि वो मोटर एक डायनेमो की भांति कार्य करती थी। लेकिन आजकल जो अपना जो मोटर होती है उसके अंदर फील्ड पोल काम में लिए जाते हैं, जिसके अंदर फील्ड वाइंडिंग की जाती है। फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या की जाती है, सप्लाई दी जाती है, और वो एक उचित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। उसी के साथ साथ आर्मेचर में भी उसी से कनेक्टेड सप्लाई दी जाती है, तो दोनों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, तो दोनों के बीच में प्रत्याकर्षण स्वभाव के कारण मोटर जो है, मोटर का आर्मेचर जो है घूर्णन गति करने लगता है। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो है 8 पोल बनाए जा सकते हैं, और मिनिमम 2 पोल्स की संख्या इसमें रखी जा सकती है। आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना हुआ एक ड्रम के आकार का एक इक्विपमेंट होता है, जिसका कार्य क्या होता है, मोटर के अंदर गतिमान होने का कार्य होता है। ये जो होता है आपका कम्यूटेटर इसके अंदर जड़ा हुआ होता है। कम्यूटेटर क्या होता है, एक बेकेलाइट के आधार के ऊपर लगा हुआ होता है। और कम्यूटेटर क्या होता है, जो आपका हार्ड ऑन स्टील का, हार्ड ऑन तांबे का बना होता है, हार्ड ऑन तांबे का बना हुआ होता है कम्यूटेटर। इसका कार्य क्या होता है, जब आपकी सप्लाई दी जाती है, तो ब्रशों के जरिए जब सप्लाई दी जाती है तो कम्यूटेटर से सीधे आर्मेचर में जाती है, और आर्मेचर से होते हुए फील्ड पोल के अंदर जाती है। कार्बन ब्रश। जो आपके कार्बन ब्रश होते हैं वो कम्यूटेटर से जो होता है फिसलता हुआ संपर्क बनाते हैं, जिसके अंदर जो है अपनी डीसी सप्लाई दी जाती है। और मेनली अपन इसका काम जो मोटर होती है उसके अंदर कार्बन ब्रश का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो वो वाष्पीकृत नहीं होता, मतलब कि ऑक्सीकृत नहीं होता है, दूसरा वह नरम होता है, नरम धातु होती है। नरम धातु होने के कारण क्या होता है, वो खुद घिसता है लेकिन कम्यूटेटर को नहीं घिसने देता है, और साथ ही साथ उसको किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। और उसमें एक जो है दोष होता है, दोष उसमें यह होता है कि वो जो होता है उच्च उसका रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस जो होता है हाई होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये कार्बन का यूज किया जाता है तो कार्बन क्या होता है, अपना सेमीकंडक्टर होता है, यानी क्या बोलते हैं उसको, अर्धचालक। अर्धचालक होता है, तो उसका क्या होता है, ताप गुणांक क्या होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट होता है। नेगेटिव कोफिशिएंट यानी कि जब तापमान बढ़ेगा तो उसका क्या है, रेजिस्टेंस घट जाएगा। और तापमान इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये जो है कार्बन ब्रश जो होता है कम्यूटेटर के साथ घर्षण करता है, और घर्षण के कारण वहाँ हीटनेस पैदा होती है। जब हीटनेस पैदा होगी तो क्या होगा, वहाँ पर जब हीटनेस पैदा होगी तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो आसानी से उसमें करंट को फ्लो कर पाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर जो होता है आपका विरोधी विद्युत भाग बल होता है, जिसका कार्य जो शुरू में नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल जीरो होता है। जब इसके अंदर घुमाव बल उत्पन्न होता है तो माइकल फैराडे के नियम के अनुसार उसमें ईएमएफ पैदा होता है। वो ईएमएफ क्या होता है, इसका विरोधी विद्युत भाग बल। उसका काम क्या होगा, जो मेन सप्लाई होगी उसका विरोध करना होगा। इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जो आपका इसको ईबी से दर्शाया जाता है। ईबी होता है आपका इसमें बेग ईएमएफ, और यहाँ पे फाई का मान जो होता है चुंबकीय फ्लक्स होता है, जेड इसमें चालकों की संख्या होती है, एन इसकी घूर्णन गति होती है, जितनी गति पर ये घूमेगा। इसमें 60 डिग्री जो होता है इसमें इसका कोण होता है। उसके बाद इसमें पोलों की संख्या पी होती है, तथा इसमें ए जो होता है वो इसमें समांतर पथों की संख्या होती है। जितने इसमें पाथ होंगे, जितने इसमें रास्ते होंगे, उसी अकॉर्डिंग इसमें होता है। और इसके अंदर जो आर्मेचर होती है उसमें 2 वाइंडिंग की जाती है, एक लेफ्ट वाइंडिंग और एक वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग जब होती है तो उसके अंदर समांतर पथों की संख्या 2 रहेगी, और लेफ्ट वाइंडिंग अगर होता है तो उसमें समांतर पथों की संख्या जो है पोल्स की संख्या के बराबर होती है। आर्मेचर टॉर्क की बात करते हैं। तो आर्मेचर टॉर्क क्या होता है,
जब अपन इसके अंदर सप्लाई देते हैं, डीसी सप्लाई दी जाती है, तो इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होता है और करंट भी इसके अंदर जाता है। तो करंट और जो आपका करंट और चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके दोनों के गुणनफल के बराबर क्या होता है, आपका आर्मेचर टॉर्क होता है। लेकिन एक समय जाकर आपका जो ये फ्लक्स होता है वो सेचुरेट हो जाता है, यानी कि संतृप्त अवस्था में आ जाता है। उस कंडीशन में आप उसमें कितना भी करंट बढ़ा लोगे तो उसके अंदर जो है फ्लक्स का मान जो है बढ़ेगा नहीं। तो उस कंडीशन में आपका जो आर्मेचर टॉर्क होगा वो ओनली आर्मेचर करंट के समानुपाती रह जाता है। इसी तरीके से इसकी घूर्णन गति निकालनी होगी। तो घूर्णन गति निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो आपका बैक ईएमएफ होगा उसमें चुंबकीय फ्लक्स का डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या है आपकी जो है इस मोटर की घूर्णन गति जो है निकाली जा सकती है। तो आज की जो अपने क्लास हुई उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आया? ठीक है, तो बताइए जो आपका कंप्यूटर होता है किस चीज का बना होता है? हार्ड कार्बन स्टील। वेरी गुड, वेरी गुड। और जो आपने मोटर में मिनिमम पोल्स की संख्या कितनी रखी जाती है? दो। मिनिमम 2 रखी जा सकती है।